उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद वहां से लोगों को निकालने के अभियान में जुटी एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। युद्ध स्तर पर वहां से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया गया। हालांकि खराब मौसम की वजह से बीच बीच में बचाव अभियान चलाने में दिक्कतें भी आईं, लेकिन जैसे ही वहां का मौसम साफ हुआ, सेना, आईटीबीपी और पुलिस के जवान लोगों को निकालने में जुट गए और धराली में जमा हुए मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया ताकि उसके नीचे दबे लोगों को निकाला जा सके। वहां मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी नजर आईं। उन मशीनों से धराली तक पहुंचने का रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया गया ताकि राहत बचाव के लिए जवान और गाड़ियां वहां तक पहुंच सकें। इस दौरान मलबे में दबे लोगों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों की मदद भी ली गई। जवानों ने मलबे में दबे लोगों को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वहां पुलिस और सेना के अधिकारी लोगों को निकालने में जुटे नजर आए। जिन लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया था, उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने का काम तेज कर दिया गया। ऐसे लोग जो थोड़ा सा चलने में दिक्कत ज़्यादा है, कि बीमार है, तो उनको तो नेलोंग से हम लोग कोशिश करेंगे चौपट से ले जाने का। इन हेलीकॉप्टरों से घायलों और बुजुर्गों को सबसे पहले सुरक्षित जगहों तक लाया गया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ के डीजी के साथ बैठक की। उन्होंने ये भरोसा जताया कि बीआरओ के जवान जल्द ही धराली तक पहुंचने का रास्ता बना लेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं सर, हम पूरा इसको मिशन मोड पे करेंगे। इस दौरान बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों और जवानों ने धराली में फंसे लोगों से अपील की कि वो शांति बनाए रखें। उन्होंने लोगों को यह भरोसा भी दिया कि जल्द ही वहां फंसे सभी लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा। और धराली में आई आपदा की वजह से गंगोत्री धाम में भी सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। धराली में मलबा जम जाने की वजह से गंगोत्री तक जाने का रास्ता कट गया, क्योंकि गंगोत्री जाने का रास्ता धराली गांव होकर ही जाता है। इसीलिए धराली में गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए बड़ी संख्या में होम स्टे भी बने हुए थे, जो तबाही की चपेट में आ गए। लेकिन उसी दिन धराली और उसके आसपास की सड़कें भी बह गई, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई जब धराली में आए सैलाब से ठीक पहले जो गंगोत्री पहुंच चुके थे। लेकिन धराली में आई तबाही ने उनके लौटने का रास्ता बंद कर दिया। इससे हुआ यह कि उन्हें वहीं रुकना पड़ा। हालांकि उन लोगों ने दावा किया कि वहां पुलिस और आसपास के लोगों ने उनकी काफी मदद की। घर वाले को सबको बोल देते हैं हम लोग। गंगोत्री में फंसे श्रद्धालुओं के मुताबिक सरकार और पुलिस ने उनके रुकने, रहने और खाने पीने का भी पूरा जिम्मा खुद पर ले लिया। पैंसठ जने हैं हम लोग और हमारे को इधर बहुत सारी हेल्प मिल रही है। और पुलिस वाले ने भी बोला है कि होटल, धर्मशाला किधर में भी पैसा मत दो, खाने पीने का पैसा मत दो। पिछले 2-3 दिन से गंगोत्री में फंसे श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर तब आई जब प्रशासन ने उन्हें 2 जत्थों में वहां से निकालने की तैयारी कर ली। बोला कि आज 30 लोगों को एक साथ में रेस्क्यू करके लेके जाएंगे, तो हम लोग काफी खुश हैं। धराली वो इलाका है जहां गंगोत्री जाने वाले श्रद्धालु रुका करते थे। धराली गांव से गंगोत्री धाम की दूरी महज 20 किलोमीटर ही है, लेकिन वहां आई तबाही ने पूरे के पूरे गांव को मलबे से ढक दिया। इसी वजह से गंगोत्री धाम से लौटने वालों का रास्ता बंद हो गया। इस बीच धराली में आपदा के वक्त मलबे से रेंगते हुए जो व्यक्ति बाहर आए थे, उनकी पत्नी अंजलि पवार ने धराली में आए सैलाब की घटना बताई। अंजलि पवार के मुताबिक उनके पति एक होटल के मालिक हैं और धराली में आए सैलाब के वक्त वो अपने भाई के साथ होटल के अंदर ही थे। उन्होंने दावा किया कि जान बचाने के लिए उनके पति होटल की छत से कूद गए थे, लेकिन उनके देवर ने होटल से भागकर अपनी जान बचाई थी। और इसके बाद जब एक व्यक्ति का धराली में आए मलबे से रेंगकर बाहर निकलते हुए वीडियो सामने आया, तो अंजलि पवार ने दावा किया कि वो उनके पति हैं। उसमें एक व्यक्ति भागते भी नजर आए थे। अंजलि के मुताबिक वो उनके देवर हैं। अंजलि ने बताया कि उस मलबे से बाहर निकलने के बाद उनके पति ने उन्हें फोन भी किया था, लेकिन उस एक फोन के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। जब बच गए थे तो उन्होंने मेरे को कॉल करी। उन्होंने इतना बोला था कि मैं और मेरा देवर बच गए हूँ, मेरा भाई बच गया है, बस इतनी मेरी बात हुई। उसके बाद से मेरे उनसे कोई संपर्क नहीं। अंजलि पवार के मुताबिक धराली में मची तबाही की खबर मिलते ही उन्होंने अपने पति को फोन किया था। तुरंत अपने पति को फोन किया तो मेरे पति ने फोन उठाया। उस समय मेरे पति कमरे के अंदर थे और वो बचने की वो उम्मीद कर रहे थे कि मेरे को बचाए कोई। उन्होंने दावा किया कि इसके बाद जान बचाने के लिए वो अपने होटल की छत से कूद गए थे। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनके पति को ढूंढा जाए। मैं ये चाह रही हूँ कि वो कहाँ पे हैं, सुरक्षित हैं, क्या कहाँ है, मेरे पति मेरे घर में चाहिए। मेरी यही मांग है। अंजलि के मुताबिक धराली में नदी किनारे उनका एक होटल था जो मलबे की चपेट में आकर बर्बाद हो गया। और धराली गांव में आई आपदा के बाद उसके आसपास के गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया।
गांवों से लोगों को निकालने के लिए कई हेलीकॉप्टर लगाए गए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की मदद से वहां राहत सामग्री भी भेजी गई। धराली में मची तबाही के बाद पुलिस, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की कई टीमें बचाव अभियान में जुट गईं। और धराली और उसके आसपास के गांवों में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया। उन सभी लोगों को धराली के पास मातली में बने हेलीपैड पर लाया गया। लगातार आईटीबीपी सेंटर में इस वक्त हम उसके ठीक सामने खड़े हैं। देखिए, एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर है, जबकि और हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएंगे और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, जो वहाँ फंसे हुए लोग हैं, तकरीबन 200-250 लोग वहाँ फंसे हैं, उनको यहाँ पर रेस्क्यू कराया जाएगा। मातली हेलीपैड पर लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भरते और लैंड होते हुए दिखाई दिए। वहां एनडीआरएफ के कई जवान भी तैनात नजर आए, जो उन हेलीकॉप्टरों में सवार होकर धराली और उसके आसपास के गांवों में बचाव अभियान के लिए जा रहे थे। धराली के पास के एक गांव से रेस्क्यू कर लाए गए एक परिवार ने सेना को धन्यवाद दिया। उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। हम लोग गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर भी इस बचाव अभियान में जुट गया। उस हेलीकॉप्टर से कई लोग उतरते नजर आए। इससे पहले खराब मौसम की वजह से चिनूक की लैंडिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन मौसम साफ होते ही चिनूक ने उड़ान भरी और धराली में फंसे कई लोगों को बचाया। हेलीकॉप्टर के अलावा कई गाड़ियों को भी वहां फंसे लोगों को बचाने के लिए भेजा गया। कई गाड़ियां हर्षिल में फंसे लोगों को लाती दिखाई दी। और उत्तरकाशी में जारी बचाव अभियान के बीच तबाही वाली जगह तक जाने के लिए बीआरओ सड़कें बनाने में जुट गया। यह सेना के लिए सड़क बनाने वाला संगठन है। उत्तरकाशी के धराली गांव में जिस दिन सैलाब आया था, उस दिन धराली तक जाने वाली कई सड़कें भी बह गई थी। कई जगहों पर सड़कों की हालत ऐसी हो गई कि उन पर गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना मुश्किल हो गया। और इसका असर धराली में चल रहे राहत और बचाव अभियान पर भी पड़ा, क्योंकि सैलाब में सड़कों के बह जाने से वहां तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इन हालात में सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने धराली तक जाने वाली तमाम सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस मुहिम के तहत बीआरओ ने उत्तरकाशी के गंगनानी इलाके में भी मोर्चा संभाला। वहां पहाड़ खिसकने से ज्यादातर सड़कें बर्बाद हो चुकी थीं। उन्हें ठीक करने के लिए कई मशीनें वहां भेजी गईं, तो कुछ इलाकों में खुदाई करने वाली मशीनों से सड़कों पर फैला मलबा भी हटाया गया, ताकि वहां से धराली तक जाना आसान हो सके। हालांकि उन सड़कों पर कई जगह खतरनाक दरारें भी नजर आईं। अब जगह देखिए, इस तरह से बड़ी बड़ी दरारें आपको दिखाई दे रही हैं। ये बड़ी बड़ी दरारें आपको साफ तौर पर ये बता रही हैं कि ये सड़क धंस रही है और भविष्य में भी ये धंसेगी ही। सड़कों की ऐसी हालत को देखते हुए बीआरओ पूरी मुस्तैदी से उनकी मरम्मत में जुट गया। उस इलाके में कई पुलों की भी हालत जर्जर नजर आई। गंगनानी भी उत्तरकाशी जिले में है और वहां से धराली की दूरी करीब 30 किलोमीटर है। सड़क के रास्ते वहां तक जाने में करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन सड़कों की खराब हालत की वजह से धराली तक मदद पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में उन सैलानियों से मुलाकात की जिन्हें धराली में आई आपदा के बीच सुरक्षित निकाल लिया गया। उनमें कई लोग गंगोत्री धाम जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें धराली में बादल फटते ही वहां से भागना पड़ा था और फिर उन्हें सेना और बचाव दल के जवानों ने मलबे के बीच से सुरक्षित निकाल लिया। जैसे ही वो सब सैलानी उत्तरकाशी पहुंचे, उनकी मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई। उन लोगों ने मुख्यमंत्री को धराली में आई आपदा का आंखों देखा हाल सुनाया। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई अभी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग आ गए ना, आपके साथ के जितने लोग हैं? कोई वहाँ रहा तो नहीं अभी? नहीं, और लोगों को सबको निकाल रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री उस बस में बैठे 2 लोगों से खास तौर पर मिले। उन्होंने सेना के जवानों जैसी वर्दी पहनी हुई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि वो मलबा आते ही वहां से निकल गए थे। दूसरी तरफ सेना और बचाव दल के लोगों ने धराली से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया। इसके लिए हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से बचाव अभियान से जुड़े अपडेट लिए। इसके अलावा वो बचाव दल के लोगों से भी मिले। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के पुल के ऊपर से बह रही बरसाती नदी की तेज धार में फंस गए। इसके बाद वो दोनों लड़के बुरी तरह घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि वो दोनों बाइक के साथ नदी की उफनती लहरों के बीच में थे। राहत की बात यह रही कि दोनों किसी तरह बहने से तो बच गए, लेकिन उनकी बाइक बरसाती नदी में समा गई। लोगों के मुताबिक ये घटना तब हुई जब उन लड़कों ने जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से बह रही बरसाती नदी को मोटरसाइकिल पर बैठकर पार करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी मोटरसाइकिल बरसाती नदी की उफनती लहरों में फंसकर बंद हो गई। इसके बाद उन दोनों लड़कों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि दोनों पुल के ऊपर से बह रही नदी की तेज धार में फंसे हुए थे। डर यह था कि कहीं वो नदी में बह न जाएं। खतरे को भांपते हुए पीछे बैठा लड़का तुरंत नीचे उतरा
और उसने मोटरसाइकिल को नदी में बहने से रोकने के लिए उसे पीछे की तरफ खींचना शुरू किया। तभी तेज लहरों की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। इससे उसके हाथ से मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा छूट गया और चंद सेकंड के अंदर वो मोटरसाइकिल नदी में बह गई। हालांकि उसके साथी ने मोटरसाइकिल को बहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दोनों लड़के बरसाती नदी में बह जाएंगे, क्योंकि तेज लहरों की वजह से उनके पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे। बाद में दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे किनारे की तरफ चले गए। इस घटना के दौरान कई लोग वहां खड़े रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। उधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर के साथ कई दूसरे जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां कई जिलों में बारिश की वजह से स्कूलों को बंद करने के भी आदेश दिए गए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शिमला के रामपुर इलाके में बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने के बाद वहां बहने वाले नाले में बाढ़ आ गई, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहाड़ों से आने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से हस्तिनापुर खादर इलाके में मौजूद करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में पानी घुस गया। रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर में बारिश का पानी घुस गया। वहां की कुर्सियां और मेज डूबी नजर आईं। पानी भर जाने के बाद वाइस चांसलर को ट्रैक्टर में सवार होकर घर लौटना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से लोगों के घर पानी में डूब गए। खतरे के निशान को पार कर चुकी दोनों नदियों की वजह से वाराणसी शहर के एक बड़े हिस्से में हाहाकार मच गया। नदी के आसपास के इलाकों में मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि लोगों के सामने खाने पीने का और साफ पानी का संकट पैदा हो गया, क्योंकि गंगा और वरुणा नदी के पानी ने उनके घरों में कब्जा जमा लिया। दोनों नदियों ने वाराणसी के एक बड़े हिस्से को डुबो कर रख दिया। घाटों की सीढ़ियां पानी में डूब गईं तो काशी की गलियां दरिया बन गईं। सैलाब ने मंदिरों, घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों लोग बेघर होकर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। जो लोग अपने घरों में फंस गए, उन्हें एसडीआरएफ के जवान नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। जो भी लोग मकानों पे फंसे हुए हैं तो उन लोगों को निकाल के बाढ़ राहत शिविर केंद्र पे पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के मुताबिक गंगा और वरुणा में इस साल आई बाढ़ ज्यादा तबाही लेकर आई, क्योंकि वरुणा नदी ने अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो गंगा ने भी रौद्र रूप ले लिया। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक जाने वाली गंगा नदी के बाईं तरफ वाराणसी शहर बसा है। शहर का ज्यादातर हिस्सा नदी के किनारे फैला है। गंगा की सहायक नदी वरुणा वाराणसी के उत्तरी हिस्से में गंगा से मिलती है, यानी इन दोनों नदियों के बीच वाराणसी शहर का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है और बाढ़ में यही इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन वाराणसी से पहले गंगा नदी का रौद्र रूप मिर्जापुर में दिखाई दिया। गंगा नदी में पानी का स्तर बढ़ने की वजह से करीब 400 गांव डूब गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़कें तो मानो दरिया बन गईं। जिन सड़कों और पगडंडियों के जरिए गांव तक पहुंचने का रास्ता था, वहां नावें चलती दिखी। प्रशासन की तरफ से भेजा जा रहा खाने पीने का सामान ही बाढ़ में फंसे लोगों के जीने का सहारा बन गया, क्योंकि कई दिन से गंगा नदी के पानी में उन्हें उनके ही घरों में कैद करके रख दिया। और हालात ये हो गए कि प्रशासन की टीम के लिए उन लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। गंगा नदी के पानी में घरों का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब गया। जान बचाने के लिए लोगों ने छतों पर बसेरा बना लिया। छत से ये लोग नीचे करते हैं बाल्टी, और फिर बाल्टी के जरिए इनको खाना प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। गंगा नदी में आई बाढ़ में मिर्जापुर के करीब 400 गांवों में ऐसे ही हालात नजर आए। बाढ़ में फंसे लोगों ने बताया कि हालात बेहद खराब हो गए। घर के छोटे बच्चों को उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। छोटा बच्चों को हम लोग पहुँचा देते हैं रिश्तेदारी में। बड़े लोग जो रहते हैं वो लोग इधर रहेंगे। प्रशासन के मुताबिक गंगा नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में भरा पानी कम होता नहीं दिख रहा। मिर्जापुर शहर के नजदीक कछुआ, चुनार और राजगढ़ इलाके में तो बाढ़ से हाहाकार मच गया। वहां सड़क और नदी में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। ये सड़क है और यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, जो ये सड़क से आने का जो गांव से रास्ता है वो रास्ता टूट चुका है। प्रशासन की तरफ से नावों के जरिए लोगों के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाने का इंतजाम किया गया। और बिहार के पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया।
वहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों नालों में उफान आ गया और इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। क्योंकि नदी का जलस्तर कई फीट ऊपर तक पहुंच गया। ऐसे में नदी के पास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके घरों में भी पानी घुस गया। पानी भर जाने की वजह से झोपड़ियों में रहने वालों की तो हालत ही खराब हो गई। साथ ही जलस्तर बढ़ने से उनकी जान का खतरा भी बढ़ गया। पटना जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी में उफान आ गया। हालात ऐसे हो गए कि नदी किनारे बने सारे घाट पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी भरा दिखा। नदी के पास बने मंदिर भी पूरी तरह जलमग्न हो गए। पटना के ज्यादातर घाटों पर 6 से 7 फीट तक पानी हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को घाट पर जाने से रोक लगा दी गई है। हालांकि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। इस बीच नदी किनारे रस्सी बंधी नजर आई और उसमें जगह जगह लाल कपड़े के जरिए खतरे का निशान बना दिखा, ताकि कोई भी उस रस्सी को पार करके आगे न जा पाए। इसके अलावा उन इलाकों में सड़कों पर भी बांस से बैरिकेडिंग कर दी गई, ताकि गलती से भी कोई अनहोनी न हो। इस बीच बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहां पानी भर जाने की वजह से यूनिवर्सिटी के छात्रों से लेकर प्रोफेसरों तक की मुसीबत बढ़ गई। इस वजह से उस कैंपस में रहने वाले प्रोफेसर अपने घर खाली करके जाते दिखाई दिए, क्योंकि उस कैंपस में चारों तरफ पानी का कब्जा नजर आया। वहां रहने वाले प्रोफेसरों के मकानों के अंदर भी पानी भर गया। ऐसे में वो उन मकानों को खाली करके जाने पर मजबूर हो गए। सिर्फ गांव में नहीं, अब शहरी क्षेत्र में भी जो है समस्या उत्पन्न हो चुकी है और लगातार लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद भागलपुर जिले की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पानी भर जाने से उन प्रोफेसरों की परेशानी बढ़ गई। वहां कई फीट पानी भर जाने की वजह से ठेले से सामान ले जाना ही उनका एकमात्र सहारा बन गया। कहाँ जाएंगी अभी? अभी फिलहाल रूम बगल में लिए हैं, वहीं जा रहे हैं। काफी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। इस बीच ठेले का पहिया पूरी तरह पानी में डूबा दिखा। वो लोग उस पर अपना सामान रखकर और फिर खुद भी उसी ठेले पर बैठकर जाते नजर आए। सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं और सांप सबसे ज्यादा तो जलीय जंतु जो है सांप बिच्छा से भारी परेशानी का सामना कोई करना देखने पड़ रहा नहीं है। आया। साथ ही उन प्रोफेसरों ने प्रशासन और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। उनके मुताबिक इतनी परेशानी होने के बावजूद कोई उन्हें देखने तक नहीं आया। और बिहार के खगड़िया में भी कई गांव पानी में डूबने से तबाह हो गए। वहां भीषण बारिश के बाद गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ कोहराम मच गया और इस वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए। वहां बाढ़ की चपेट में आने से कई लोगों के घर तहस नहस हो गए। इस बीच वो लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि कई लोग सड़कों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में वो सरकार से मदद की गुहार लगाते दिखे। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार के खगड़िया जिले में मूसलाधार बारिश के बाद गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां कई गांवों तक नदियों का पानी पहुंच गया और वो तालाब में तब्दील हो गए। प्रशासन की तरफ से राहत नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग जुगाड़ करके रास्ता पार करने पर मजबूर हो गए। जिले के अलग अलग इलाकों की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। उधर नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के श्रावस्ती में कई इलाकों में बाढ़ आ गई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहां बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया और कई सड़कों को लहरें बहाकर अपने साथ ले गईं। इस बीच प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में शारदा नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। एसडीएम के साथ दूसरे अधिकारी गांव में घूमकर लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील करते दिखे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का सामान बांटा। नेपाल की सीमा से लगे बहराइच जिले के करीब 30 गांवों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। उधर बिहार की राजधानी पटना में टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा TRE-4 कराए जाने से पहले STET परीक्षा करवाने के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पटना कॉलेज से लेकर गांधी मैदान तक जुलूस निकाला और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। STET परीक्षा पास किए बिना कोई भी अभ्यर्थी बिहार में टीचरों की भर्ती प्रक्रिया यानी TRE-4 में शामिल नहीं हो सकता। इस वजह से अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द STET परीक्षा करवाए जाने की मांग शुरू कर दी और इस मांग के साथ उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस मुद्दे पर सड़क पर उतर आए, लेकिन जैसे ही वो गांधी मैदान के इलाके में पहुंचे
वहां मौजूद पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने जब विरोध किया तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए उन पर लाठियां चला दी। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे। इससे पहले उन्होंने पटना कॉलेज से जुलूस निकाला जो कई रास्तों से होकर गांधी मैदान तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि वो टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा TRE 4 से पहले STET परीक्षा का आयोजन करवाए, क्योंकि ये परीक्षा पास किए बिना वो TRE 4 के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। STET का आयोजन करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी से हजारों की संख्या में, आज 10,000 की संख्या में हम लोग अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं और निश्चित रूप से स्टेट नहीं तो वोट नहीं। हालांकि प्रदर्शनकारी गांधी मैदान से आगे नहीं बढ़ पाए। उनके प्रदर्शन को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई ताकि कोई हंगामा ना हो। उधर उत्तर प्रदेश के बलिया में बिना उद्घाटन के नए पुल को खोलने को लेकर राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के बीच जंग छिड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्री दयाशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि उमाशंकर सिंह के दबाव में आकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने पुल को बिना उद्घाटन के ही खोल दिया। जिस नए पुल को लेकर घमासान मचा वो बलिया से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 31 पर बना है। बलिया से विधायक और योगी आदित्यनाथ की सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के मुताबिक PWD के अधिकारियों ने उन्हें बिना बताए नए पुल को लोगों के लिए खोल दिया था, जबकि अधिकारियों ने सफाई दी कि भारी बारिश के बाद पुराना पुल जो था वो खतरनाक हो गया था, इसी वजह से नए पुल को खोला गया। लेकिन जैसे ही इसकी खबर राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को लगी, वो भड़क गए। वो फौरन नए पुल के पास पहुंचे और वहां मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। वो दिमाग खराब ना हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में है और हम लोग को बताए नहीं रहे दे रहे हो। दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के कहने पर उद्घाटन से पहले पुल को खोल दिया। तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें? नहीं। मंत्री दयाशंकर सिंह के आरोपों पर उमाशंकर सिंह ने भी उन पर पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। हमसे कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा कि हमें आप लोग मत खुलवाइए, हम जिस दिन आरोप और सच्चाई खोलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन छुपने का जगह नहीं मिलेगा। PWD के अधिकारियों की तरह ही उमाशंकर सिंह ने भी ये दलील दी कि पुराने पुल के कमजोर होने की वजह से ही नए पुल को खुलवाया गया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी STF की टीम ने आशीष रंजन उर्फ छोटू नाम के झारखंड के कुख्यात बदमाश को मार गिराने का दावा किया। आशीष पर 4 लाख रुपए का इनाम था। सूत्रों के मुताबिक आशीष झारखंड और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव था और उस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस ने दावा किया कि झारखंड में हत्या और लूट जैसे अपराध करने के बाद बचने के लिए वो यूपी में छिप जाता था। इसी वजह से यूपी STF की टीम उसे पकड़ने में जुटी थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान STF के अधिकारियों को आशीष के अपने एक साथी के साथ मध्य प्रदेश से प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना इलाके में पहुंचने की जानकारी मिली, जिसके बाद आशीष को पकड़ने के लिए यूपी STF की टीम ने शंकरगढ़ इलाके में घेरेबंदी कर दी। यूपी STF के सूत्रों के मुताबिक तभी बाइक से 2 लोग वहां आते नजर आए। सूत्रों ने दावा किया कि जैसे ही उन्हें रुकने का इशारा किया गया वो भागने लग गए। उसी चक्कर में उनकी बाइक फिसल गई। सूत्रों के मुताबिक बाइक से गिरने के बाद आशीष ने AK-47 राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने उसे सरेंडर करने की सलाह दी, लेकिन वो करीब 10 मिनट तक फायरिंग करता रहा। इसके बाद पुलिस ने भी उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नीचे तरफ भागा है, नीचे भागा है, देखा जरा सूत्रों के मुताबिक कुछ देर तक आशीष और STF के अधिकारियों के बीच गोलियां चलती रहीं और इसी दौरान आशीष गोली लगने से घायल हो गया। जिंदा उठाओ जल्दी आओ। सर गाड़ी आ गई। हाँ गाड़ी आ गई ले आओ। सूत्रों ने दावा किया कि अस्पताल ले जाने के दौरान आशीष की मौत हो गई। बताया गया आशीष का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। सूत्रों ने दावा किया कि आशीष यूपी में एक्टिव होने की कोशिश में जुटा था और वो यूपी के कई गैंग को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा था। इधर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के स्तर को पार कर गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंच गया।
यमुना नदी में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा गया और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया। प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि यमुना नदी से दूर रहें। इसके साथ ही नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गईं। खतरे के निशान से ऊपर बह रही दोनों नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया। बाढ़ से परेशान कई लोगों ने गांव से पलायन कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ बच्चों के मामूली झगड़े के बाद दो गुटों के बीच ऐसी झड़प हुई कि गांव के लोग देखकर दंग रह गए। वहां बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि इस पर काबू पाने के लिए पुलिस को दखल देना पड़ा, क्योंकि देखते ही देखते उन दोनों गुटों में हिंसक झड़प शुरू हो गई और उनमें एक गुट के लोग ईंटों की बरसात करते नजर आए। वो लोग अपने घर की छत पर चढ़ गए और वहां नीचे की तरफ ईंटें फेंकते दिखाई दिए। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। दूसरे गुट के लोगों ने उनके घर के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। उनमें कुछ लोग अपने हाथों में डंडे लेकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। देखो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी पार्टी देखो कुछ नहीं कह रही है और इनकी पार्टी देख लो हद बरसा रही है। अब भी वहां काफी देर तक ईंटों की बरसात होती रही। ऐसा लगा मानो ईंटें फेंकने वाले लोग अपना बदला लेकर ही मानेंगे। इस बीच दूसरे गुट के लोगों ने ईंटें फेंकने वालों पर तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप लगा दिया। देखो कितना बुरा मारा है, ये देखो इन बिचारियों को मारा है। इस दौरान उन दोनों गुटों में जमकर गाली गलौज हुई। अमरोहा के कांकर गांव में बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद ये झड़प शुरू हुई थी और इसमें कुछ लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने झड़प में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सरकारी स्कूल में छात्राओं से झाड़ू लगवाने के मामले में प्रिंसिपल को नोटिस भेज दिया गया। मामला नोएडा के बिसरख ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल का रहा, जिसके सामने आते ही हड़कंप मच गया, क्योंकि उस स्कूल में उन छात्राओं से पढ़ाई करवाने के बजाय झाड़ू लगवाया जा रहा था। वहां दो छात्राएं झाड़ू लगाती नजर आईं। स्कूल में काफी सारा कचरा फैला हुआ था। आरोप लगा कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उनसे वो सारा कचरा साफ करवाया। इसके अलावा वहां कुछ और छात्राएं भी काम करती नजर आईं। ये सब स्कूल में पढ़ाई के वक्त हो रहा था, यानी जिस वक्त पर उन छात्राओं को पढ़ाई करनी थी वो झाड़ू लगा रही थी। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया। इस मामले के सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसका संज्ञान लिया और स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने उनसे स्कूल में छात्राओं से झाड़ू लगवाने के मामले में जवाब मांगा। ये मामला नोएडा के बिसरख ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल का रहा। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जवानों को ले जा रही एक गाड़ी के खाई में गिर जाने से 3 जवान शहीद हो गए, 15 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। गाड़ी सीआरपीएफ के 20 से ज्यादा जवानों को लेकर उधमपुर के कदवा इलाके से बसंतगढ़ की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। गाड़ी के खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई और इस हादसे की खबर लगते ही घायल हुए उन जवानों को एक हेलीकॉप्टर के जरिए आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर से राहत बचाव की टीम उतरी और एक एक जवान को अपने साथ ले जाती नजर आई। ये दर्दनाक हादसा उधमपुर के कदवा इलाके में हुआ। सीआरपीएफ के 20 से ज्यादा जवानों को लेकर वो गाड़ी कदवा इलाके से बसंतगढ़ की तरफ जा रही थी। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ा और वो खाई में गिर गई। वहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच गिरी उस गाड़ी का ऊपरी हिस्सा टूटकर बिखर गया और उसमें सवार वो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने उन जवानों की मदद की। हालांकि इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की तरफ से वो हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया और उसके जरिए उन जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इस भीषण हादसे में उन जवानों की जान चली गई। इस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया और घायल जवानों के इलाज के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उधर बिहार के खगड़िया रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्रियों ने चोरी के आरोप में एक आदमी को स्टेशन पर मौजूद भीड़ ने इतनी बुरी तरह पीटा कि पुलिस के लिए भी चोरी के उस आरोपी को बचा पाना मुश्किल हो गया। यात्रियों के मुताबिक वो आदमी रेलवे स्टेशन पर मौजूद किसी यात्री का सामान चुरा कर भाग रहा था, लेकिन भागने के दौरान उन्होंने उसे पकड़ लिया और इसके बाद तो ऐसा लगा मानो उन यात्रियों को मारपीट करने की खुली छूट ही मिल गई हो। खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में यात्रियों ने उस आदमी को घेर लिया और उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। इस दौरान कोई उसे थप्पड़ जड़ता रहा तो कुछ लोगों ने अपनी बेल्ट उतार ली और बिना रुके बेल्ट से उसकी पिटाई करते रहे। लेकिन मारपीट का सिलसिला यही नहीं थमा। उन्होंने पीटते हुए उस आदमी को फर्श पर गिरा दिया और लातों की बौछार कर दी। इस बीच उनमें कुछ यात्रियों ने उसकी शर्ट तक फाड़ दी। प्लेटफॉर्म पर काफी देर तक मारपीट चलने के बाद 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन्होंने उस आदमी को छुड़ाया, लेकिन उन यात्रियों ने चोरी के आरोप में उसे पीट कर लहूलुहान कर दिया।
इस बीच उन यात्रियों ने एक लड़के को भी पकड़ लिया और उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक प्राइवेट अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने के लिए शव को एम्बुलेंस में रखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने अस्पताल पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, क्योंकि मरीज की मौत के बाद उनके परिवार वाले अस्पताल पर भड़क गए। उन्होंने इलाज पर लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया और सहारा हॉस्पिटल नाम के उस प्राइवेट अस्पताल पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। उनके मुताबिक अस्पताल में ही महिला की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी गलती छिपाने के लिए वहां के प्रशासन ने शव को एम्बुलेंस में रखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सर वहाँ से हमको आने को जबरी यहाँ पे हम बोले, तुरंत हम बाहर निकले तो बोले देखो ये खत्म हो गई है, मत लेकर जाइए मत, लेकिन उनको जबरदस्ती हमको यहाँ पे भेज दिए। परिवार वालों के मुताबिक उन्हें पता चल चुका था कि महिला की मौत हो चुकी है। वो रास्ते भर रोते हुए जिला अस्पताल पहुंचे। बाद में उन्होंने सहारा हॉस्पिटल में जाकर हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर को घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत से हड़कंप मच गया। वहां कुछ कांवड़िए एक ट्रैक्टर से गंगा जल लेकर घर जा रहे थे, तभी वो ट्रैक्टर बिजली के तार से टकरा गया। उस पर बैठे लोग सड़क पर कूद गए और इस हादसे की वजह से उनमें 2 कांवड़ियों की जान चली गई। उन कांवड़ियों की मौत से चारों तरफ मातम पसर गया और उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब कुछ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने घर जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्राली जिसपे डीजे बंधा हुआ था उसको घर ले जा रहे थे। अचानक तार के टच हो जाने के कारण लोग घबरा कर कूद गए। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा शाहजहांपुर जिले के परौर थाना क्षेत्र में मौजूद कुंडरिया नाम के गांव में हुआ। पुलिस के मुताबिक कांवड़िए जिस ट्रैक्टर पर बैठे थे वो बिजली के तार के संपर्क में आया और करंट लगने के बाद वो लोग नीचे कूद गए। सड़क पर गिरते ही उनमें 2 कांवड़िए ट्रैक्टर के नीचे आकर बुरी तरह घायल हो गए और उनकी जान चली गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर घायल कांवड़ियों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों कांवड़ियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इधर रामचरितमानस पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान उन पर रामचरितमानस और तुलसीदास पर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने कैंट थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में किसानों ने खाद के लिए बुलडोजर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। वहां इस मुद्दे को लेकर किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से यूरिया और डीएपी खाद आसानी से मुहैया कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने नवेद नाम के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान नवेद गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से तमंचा, गोलियां, बाइक और 2 लाख से ज्यादा रुपए मिलने का दावा किया गया। आरोप है कि शिकारपुर इलाके में नवेद ने अपने कुछ साथियों के साथ लूटपाट की थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में यूपी एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर रिजवान उर्फ राजू और अकील उर्फ संजय नाम के 2 बदमाशों को मार गिराने का दावा किया। दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक 8 मार्च को दोनों ने राघवेंद्र बाजपेयी नाम के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी और तभी से दोनों फरार थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल से एक चौंकाने वाली खबर आई। कहानी तो शुरू हुई थी जनवरी में। जनवरी में क्या हुआ था, एक गाड़ी से 12.25 लाख रुपए कैश मिले थे। कैश तो चलो ठीक है, साथ में मिले थे कई डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, कई डॉक्यूमेंट। तो वो जांच पता है कहां पहुंची? अब पुलिस बता रही है कि वहां एक ऐसे गिरोह से जुड़े आरोपी को पकड़ा गया है जो लोगों की झूठी मौत की बात कहकर बीमा कंपनियों से पैसे वसूल लेता था। संभल समेत तमाम जिलों में यह गिरोह उन लोगों को निशाना बनाता था जो गरीब और बेरोजगार, मजदूरी करने वालों और छोटे मोटे काम धंधों पर लगे लोगों को भी नौकरी का लालच दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह से जुड़े लोग उन लोगों को अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन का वादा करते थे और बदले में क्या मांगते थे? वो मांगते थे उनके कागजात यानी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक के स्टेटमेंट वगैरह। मतलब वो सभी कागज
जो कोई भी कंपनी किसी को नौकरी देते वक्त चेक करती है। अब कागज क्या करते थे, जिसके पास भाई नौकरी ना हो वो इतना सुनकर मना कैसे करता, लोग बिना ज्यादा सोचे समझे अपने कीमती कागज जो हैं उनके हवाले कर देते थे। उन्हें क्या पता था कि ये नौकरी का सपना असल में एक बड़ा धोखा था, क्योंकि ये जो गिरोह था जिससे जुड़ा एक आदमी संभल में पकड़ा गया, ये फर्जी कंपनियां चलाते थे, ये दावा किया जा रहा है। ये लोग नकली कंपनियां बनाते थे और उनके नाम ऐसे होते थे कि सुनकर किसी को भी यकीन हो जाए कि कोई बड़ी कंपनी होगी। पुलिस के मुताबिक इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन तो कराया जाता था, लेकिन ये कंपनियां मुश्किल से 4-5 महीने काम करती थी, फिर सब गायब। ये गैंग इन मासूम लोगों को इन फर्जी कंपनियों का कर्मचारी बताता था। मिसाल के तौर पर धर्मेंद्र नाम के एक मजदूर जो दिल्ली में दिहाड़ी का काम करते थे, इस गिरोह के लोगों ने उनके दस्तावेज मांगे, फिर उन्हें अपनी फर्जी कंपनी का कर्मचारी बना दिया। धर्मेंद्र को यह भी नहीं पता था कि उन्हें किसी कंपनी में नौकरी पर रख लिया गया है, उनको नहीं पता। इसके बाद आरोपी इन फर्जी कर्मचारियों के नाम पर, तो कर्मचारी तो असली थे लेकिन ये फर्जी नौकरियों के नाम पर बैंकों से लाखों के लोन ले लेते थे। जैसे धर्मेंद्र के नाम पर 12.5 लाख और 5 लाख रुपए के 2 लोन पास करवा लिए गए कि भाई ये एम्प्लॉय है। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक उनके नाम पर 90 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी भी ले ली गई थी। बीमा पॉलिसी में आप हर महीने या साल में कुछ पैसे देते हो, प्रीमियम देते हो। अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो बीमा कंपनी आपको या आपके परिवार को पैसे दे देती है। तो ये हर महीने पैसे कौन देता था? फिर ये भी फर्जी कंपनी के अधिकारी ही देते थे, प्रीमियम दे देते थे हर महीने या हर साल। और धर्मेंद्र को कोई खबर ही नहीं। वो क्यों नहीं? क्योंकि वो तो अपने मजदूरी के काम में लगे हुए हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें नौकरी भी दे दी गई है, उनके नाम का खाता भी खुल गया, हर महीने वेतन भी आ रहा है उसी खाते में, और उनके नाम पर लाखों का लोन भी चढ़ चुका है। अब आपको लगेगा कि लोन तो चलो ठीक है, ले लिया, पैसों का गबन कर लिया, लेकिन ये बीमा पॉलिसी क्यों ले ली? इसके लिए तो फर्जी कंपनी वाले ही पैसे भर रहे थे ना, प्रीमियम तो वही दे रहे थे। तो असल में ये जो गिरोह है, इसके लोग बता रहे हैं कि बेहद शातिर थे। पुलिस का कहना, वो उन लोगों को निशाना बनाते थे जो पहले से या तो बीमार हो, मतलब जिनके नाम पर आसानी से अस्पताल के कागज बनाए जा सकें बीमारी के। इसके बाद ये लोग क्या करते थे? ये अपनी फर्जी कंपनी में काम करने वाले उन कर्मचारियों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेते थे, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट। उसमें यह लिखा होता था कि फला फला आदमी की बीमारी की वजह से जान चली गई। और धर्मेंद्र के मामले में गैंग ने ऐसा ही किया। उन्होंने फर्जी कागज बनाए जिसमें लिखा कि धर्मेंद्र की मृत्यु हो चुकी है, फिर बीमा कंपनी से 90 लाख रुपए का क्लेम मांगा, 90 लाख का। और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दिखने में एकदम पक्का होता था, डेथ सर्टिफिकेट तो असली होता था। बड़े बड़े अस्पतालों में इनके लोग थे, वहां से ये फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर आ जाते थे। तो धर्मेंद्र के मामले में बीमा कंपनी ने 90 लाख रुपए जो क्लेम के थे दे दिए, 90 लाख। पर ये पैसे धर्मेंद्र को नहीं मिले, उनको तो खबर ही नहीं। उनको खबर ही नहीं तो पैसे कैसे मिलते? ये गिरोह क्या करता था कि जब बीमा कंपनियां बैंक से पैसे मिल जाते थे तो वो फर्जी बैंक खातों में जमा होते थे। कौन से खाते? वही खाते जो उनसे दस्तावेज ले लिए थे नौकरी के नाम पर, उन्हीं से खुलवाए गए थे खाते। ये उनमें पाता था पैसा, पैसा आया, धर्मेंद्र का 90 लाख रुपए आए और पैसा बढ़ गया गिरोह के लोगों के बीच। मतलब धर्मेंद्र नाम के मजदूर के कागज लेकर पहले झूठी नौकरी दी, फिर उनके नाम पर लोन लिया, फिर बीमा कराया, इसके बाद उनकी मौत का झूठा सर्टिफिकेट दिया और जेब में आ गए 90 लाख रुपए। कई बार तो जिन लोगों के नाम पर लोन या बीमा लिया गया, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा देकर चुप भी करा दिया जाता था कि कोई उनके पास न पहुंच जाए। मतलब अगर किसी के नाम पर 90 लाख का बीमा क्लेम हुआ, उसके परिवार को 10-20 हजार रुपए देकर उसे चुप करवा देते थे कि कोई पहुंचे तो बोल देना कि हाँ भाई मृत्यु हो गई, ताकि काम चलता रहे। पुलिस का दावा है कि यह धोखाधड़ी सिर्फ संभल तक सीमित नहीं थी। पुलिस के मुताबिक इस गैंग का जाल 12 राज्यों तक फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, कई राज्यों में इसी तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा था। आरोप लगाए गए इन लोगों ने न सिर्फ प्राइवेट बीमा कंपनियों को ठगा, सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी गलत फायदा उठा लिया। इस योजना में 18 से 50 साल के लोगों को कम पैसे देकर 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाता है। आरोप लगाया गया कि इस गिरोह ने सरकारी योजना में भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए क्लेम ले लिया, लाखों रुपए हड़प लिए। अब पुलिस का अंदाजा है कुल मिलाकर इस गैंग ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली है। अब सवाल यह कि इतना बड़ा गैंग, इतने शातिर लोग आखिर पकड़े कैसे गए?
तो पुलिस के मुताबिक इस साजिश का पहला सिरा जनवरी में पुलिस के हाथ लगा था। जब से हमने बात शुरू की ना कि जनवरी में संभल पुलिस को एक संदिग्ध गाड़ी मिली। गाड़ी में करीब 12.25 लाख रुपए कैश मिला। इसके अलावा 19 डेबिट कार्ड, कई फर्जी दस्तावेज थे। तो बड़ी खबर थी, कई दिनों तक इसकी चर्चा भी रही थी। पुलिस को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। कैश के साथ ये डेबिट कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं? उन्होंने गाड़ी में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और वहां से एक एक करके एक सिरे से दूसरे सिरे को पकड़ते हुए गैंग के सारे राज खुलते चले गए। इसके बाद पुलिस ने गैंग के एक बड़े सरगना पंकज कुमार ढाली को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 33 पैन कार्ड, 28 आधार कार्ड, 39 चेकबुक, 35 डेबिट कार्ड, ढेर सारे फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला गैंग सिर्फ बीमा धोखाधड़ी नहीं बल्कि फर्जी नौकरियों के नाम पर भी लोगों को ठग रहा था। तो कुल मिलाकर 67 लोग गिरफ्तार हुए और माना जा रहा है 50 से ज्यादा अभी फरार हैं। पुलिस ने दावा किया अब तक 81 पासबुक, 16 चेकबुक, कई फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बरामद किए जा चुके हैं। अब इस फर्जीवाड़े का अंदाजा इस बात से लगा लो कि उसकी जांच ईडी ने शुरू कर दी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक जताया गया। तो इधर सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस स्लीपर सेल के जरिए दिल्ली में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को निशाना बनाने के लिए सीमा पार से लगातार हथियारों की खेप भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक वो बदमाश मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाता उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस बदमाश पर हत्या, लूट और डकैती के कई मामले दर्ज बताए गए। भोपाल में एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी के बाद एक छात्र की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि वहां पहले पेट्रोल कौन भरवाएगा, और इसके बाद 3 लड़कों ने चाकू मारकर उस छात्र की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक छात्र इंदौर से भोपाल अपने दोस्त के पास घूमने आया था। उत्तर प्रदेश के संभल में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ बच्चियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राखी बांधी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन बच्चियों से बात की और उन्हें तोहफे में चॉकलेट दी। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कई दिन पहले मर चुकी 10 साल की एक बच्ची को जिंदा करने के लिए उसके शव को कब्र से निकालकर झाड़ फूंक करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बच्ची के शव के साथ झाड़ फूंक करने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसकी मां, मौसी और चचेरे भाई पर लगाया गया। इस मामले में पुलिस ने बच्ची की मां के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 18 जुलाई की रात को इलाज के दौरान गुलफशाह नाम की बच्ची की मौत हो गई। अगले दिन 19 जुलाई को उसे गांव के ही कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, लेकिन बाद में बच्ची का शव कब्र से गायब हो गया था, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। बाद में बच्ची का शव झाड़ियों से मिला था। पुलिस की जांच में पता चला कि कुशीनगर के पठेरवा थाना इलाके में रहने वाली गुलफशाह की पिछले महीने तबीयत खराब हुई थी और 18 जुलाई को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसे गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद उसका शव कब्र से गायब हो गया था। तो सब कफन इकट्ठा उसके सर के पास रख के और बॉडी को निकाल लिया गया था। बॉडी निकालने के बाद से फिर क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। इस मामले में पुलिस ने बच्ची की मां जुबैदा खातून, मौसी और चचेरे भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने झाड़ फूंक से बच्ची को जिंदा करने के लिए उसके शव को कब्र से बाहर निकाला था। पुलिस ने दावा किया कि कब्र से शव को निकालने के बाद रात भर झाड़ फूंक की गई थी। मृतका को उसका शव निकाला गया था, उसके झाड़ फूंक करके उसको जिंदा होने की अभिलाषा में उन्होंने ऐसा किया था। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन बच्ची को जिंदा करने के लिए शव के साथ झाड़ फूंक किए जाने का पता चलने के बाद गांव के लोग हैरान रह गए। उधर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक सरकारी स्कूल में छत से प्लास्टर गिरने से 2 छात्र घायल हो गए। छात्रों के मुताबिक ब्रेक के वक्त वो क्लास में ही मौजूद थे, जबकि उनके साथ पढ़ने वाले बाकी छात्र खेलने के लिए क्लासरूम से बाहर चले गए। इसी बीच छत का प्लास्टर उनके सिर पर गिर गया और क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिरते ही वो दोनों छात्र लहूलुहान हो गए। उनमें एक छात्र के सिर पर गहरी चोट आई
और दूसरे छात्र के पैर में चोट लग गई। मतलब बैठा था क्लास में तो ऊपर से छत की जो छपनी होती है वो गिरी, उसके सिर में लगा तो मुड़ मतलब फूट गया है। घटना उमरिया जिले के कोयलारी इलाके में उस सरकारी स्कूल में हुई। चौथी क्लास में पढ़ने वाले उन दोनों छात्रों के मुताबिक वो ब्रेक के समय क्लासरूम में ही बैठे थे, तभी क्लासरूम की छत के नीचे से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और वो उसकी चपेट में आ गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने उन दोनों छात्रों से मुलाकात की। शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक लगातार हुई बारिश के बाद छत से सीलन आ गई और छत से प्लास्टर उखड़कर गिर गया। ऐसे कई विद्यालयों में भी हुआ है और हमने वहां निर्देशित किया है कि बिल्कुल भी ऐसे स्थान पे कक्षाएं संचालित न की जाए। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां सिर्फ वो दोनों छात्र ही मौजूद थे और बाकी छात्र स्कूल के ग्राउंड पर खेल रहे थे, नहीं तो उस सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो सकता था। उधर देश भर में खाने पीने की चीजों में मिलावट किए जाने की खबरों के बीच ऐसा ही एक मामला बिहार के बाढ़ से सामने आया। वहां खाद्य विभाग ने नकली मिठाई बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारकर उस पर ताला जड़ दिया। अधिकारियों के मुताबिक वहां बड़े पैमाने पर सस्ती और घटिया क्वालिटी की मिठाई बनाई जा रही थी। दावा किया गया फैक्ट्री के बारे में खाद्य विभाग को लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग की टीम बिहार के बाढ़ के बख्तियारपुर इलाके में मौजूद उस मिठाई की फैक्ट्री में पहुंची। वहां बड़े बड़े बर्तनों में रसगुल्ले और गुलाब जामुन रखे नजर आए। इसके अलावा तेल के कई छोटे छोटे कंटेनर भी मिठाइयों से भरे मिले। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इन मिठाइयों के सैंपल लेकर उनकी जांच की। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि वहां रखी ज्यादातर मिठाइयां मिलावटी निकली। पाउडर से बना हुआ, उसमें सूजी मैदा मिला हुआ, कोई दूध का पैरामीटर बहुत कम है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी सस्ती और घटिया क्वालिटी की मिठाइयां बनाकर उन्हें रक्षाबंधन के आसपास बेचने की तैयारी में थे। दावा तो यह तक किया गया कि वो लोग 300 से 400 रुपए किलो के भाव से मिलने वाली मिठाइयों को 100 रुपए किलो के भाव से बेच रहे थे। इसी वजह से उन पर शक और गहरा गया। हालांकि खाद्य विभाग ने उस फैक्ट्री की जांच करने के बाद वहां ताला जड़ दिया। दावा किया गया कि वहां से करीब 2 लाख रुपए की नकली और मिलावटी मिठाइयां जब्त की गई। इधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में एक सरकारी स्कूल के टीचर के शराब के नशे में होने का दावा करते हुए गांव के कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। गांव वालों के मुताबिक वो टीचर शराब पीकर स्कूल पहुंचे और उन्होंने उसी हालत में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच कराए जाने का भरोसा दिया। क्योंकि सरकारी स्कूल के उस टीचर की हालत देखकर लोगों को उन पर शक हुआ और उन्होंने पढ़ाई के बीच में ही उन्हें टोक दिया। हालांकि टीचर ने उनके दावे को खारिज करने में देर नहीं लगाई। सर आप पी के आए हैं स्कूल में? ये गलत चीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। इसके बाद गांव के लोगों ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम बताने से भी इनकार कर दिया। नाम क्या है सर? मैं नहीं, अपना परिचय बता दीजिए। मैं नहीं। बाद में मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई। उन्होंने इसकी जांच कराकर आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। शराब की नशे में विद्यालय आता है और में हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है तो निश्चित उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हैरान कर देने वाला ये मामला मनेंद्रगढ़ के भरतपुर इलाके से सामने आया। उधर यूपी के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लकड़ी का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक शराब ठेकेदार और गांव वालों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद शराब ठेकेदार के लोगों ने गांव वालों के साथ मारपीट कर दी। गांव वालों ने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने शराब ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने अंडर 17 कुश्ती के विश्व चैंपियनशिप विजेताओं को संसद का दौरा करवाया। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। इधर छत्तीसगढ़ के बालोद में कांग्रेस नेता राजेश साहू के खिलाफ लाखों रुपयों की बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया। बिजली विभाग के मुताबिक वहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां के नाम से बने बिंदेश्वरी पार्क से बिजली की चोरी कर विभाग को करीब 17 लाख रुपए का चूना लगाया गया। और इसकी जानकारी मिलते ही बिजली विभाग ने सबसे पहले तो उस पार्क की बिजली काट दी। विभाग के मुताबिक मामले की जांच की गई तो पता चला कि पार्क के लिए दी गई बिजली की चोरी की जा रही थी और इस मामले में कांग्रेस नेता राजेश साहू का नाम सामने आया, जो इस पार्क के संचालक भी हैं। विभाग ने आरोप लगाया कि उन्होंने पार्क के लिए दी गई बिजली का इस्तेमाल अपनी कैंटीन के लिए किया और इसकी वजह से विभाग को करीब 17 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
बिजली विभाग ने उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। वहाँ पर राजेश साहू आरोपी के द्वारा कैंटीन का संचालन किया जा रहा था, जिसके द्वारा अवैध रूप से इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा रहा था। बालोद के जिस पार्क में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया वो भरदा गांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां के नाम से बनवाया गया था। उसका उद्घाटन भूपेश बघेल ने किया था। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने 3 देशों का एक ऐसा संगठन उभरता दिखा जो अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका की जिद के सामने भारत, चीन और रूस एक साथ मिलकर खड़े हो सकते हैं, जिसके साफ संकेत तब मिले जब चीन ने टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। यह बात भारत में चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया पर कही। उन्होंने साफ लिखा कि भारत और चीन के बीच मतभेदों को दूर करने पर भी बात की जाएगी। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने के भी संकेत मिले। रूस के दौरे पर पहुंचे भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने दावा किया कि पुतिन के भारत आने की तारीख लगभग फाइनल हो गई है। President Putin to India, I think that the dates are almost finalized now. यानी अमेरिका से इंपोर्ट ड्यूटी के मुद्दे पर चल रही तनातनी के बीच भारत, चीन और रूस एकजुट दिखने लगे। तीनों बड़े देशों की एकजुटता अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी साफ संकेत दिए कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। इससे एक रोज पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था। यानी ट्रंप ने कह दिया कि अब भारत पर टैरिफ 50% हो जाएगा। 100 बात की एक बात यह कि यह टैरिफ होता क्या है, क्या लगा दिया ट्रंप ने भारत पर जो इतना हंगामा मचा हुआ। तो पहली बात तो यह समझने की है कि टैरिफ एक तरह से टैक्स समझ लीजिए। ये जो ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, वो है मोटे तौर पर इंपोर्ट पर टैक्स। इंपोर्ट पर टैक्स मतलब यह कि अमेरिका में कोई माल अगर किसी दूसरे देश से कोई खरीदेगा तो उसको टैक्स देना होगा। इंपोर्ट ड्यूटी कह लो या सीधा समझने के लिए टैक्स कह लो। तो जैसे अगर किसी देश पर 10% टैरिफ लगा दिया, 10%, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि उस देश से अमेरिका में कोई समझो $100 का सामान खरीदेगा तो उसको अमेरिका की सरकार को 10% टैक्स देना पड़ेगा। यानी 10% $100 का $10, यानी उसको $10 अमेरिका की सरकार को देने पड़ेंगे अगर $100 का माल लिया कई दूसरे देश से। तो और ट्रंप ने भारत पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है? 50%। 50% मतलब अमेरिका में कोई अगर भारत से $100 का सामान इंपोर्ट करेगा यानी भारत से खरीदेगा तो उसको उस पर $50 टैक्स देना पड़ेगा ट्रंप सरकार को। तो पब्लिक में कई सोच रहे हैं कि इसमें हमें क्या। कई लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भारत में लोग क्यों परेशान है भाई। टैक्स तो अमेरिका वालों को देना पड़ेगा ना जो भारत से सामान मंगवाएंगे। तो वो परेशानी ये है कि किसी चीज पर टैक्स लगाने से क्या होता है, वो सामान महंगा हो जाता है। तो अमेरिका में भारत से कोई $100 का कोई सामान मंगवाएगा, उस पर वहां की सरकार को $50 टैरिफ देगा यानी टैक्स देगा, तो उसको तो वो $100 की चीज $150 की पड़ेगी ना। अब इस पर यह मत कहना कि उससे भी हमें क्या, वो तो अमेरिका वालों को महंगी पड़ेगी। भाई हमारे यहां से जिसने बेची उसे तो पहले भी $100 ही मिल रहे थे, अब भी $100 ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अरे अगर कोई चीज जो 100 की मिल रही थी वो ग्राहक को 150 की मिलेगी तो वो आपसे क्यों लेगा, वो कहीं और से नहीं ले लेगा। अगर किसी दूसरे देश से अमेरिका वालों को वही सामान मिल रहा हो और उस देश पर ट्रंप सरकार ने कम टैरिफ लगाया हो तो उस देश का सामान भारत के माल से सस्ता मिल सकता है अमेरिका में। तो अमेरिका के ग्राहक वहां से ले लेंगे, भारत से क्यों लेंगे। यही मकसद होता है विदेशों से आ रहे सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का कि दूसरे देश की चीज पर टैक्स लगाकर उसको महंगा कर दो, जिससे या तो देश के अंदर ही जो कारोबारी हैं उनका सामान बाहर से आने वाले सामान से सस्ता रहे या किसी तीसरे देश का सामान उससे सस्ता हो जाए। यानी भारत का सामान अब अमेरिका में महंगा हो जाएगा। तो या तो भारत से माल बेचने वालों को अपने दाम कम करने पड़ेंगे या फिर उनका माल उतना बिकेगा नहीं अमेरिका में जितना पहले बिक रहा था। भारत के माल की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी तो माल कम बिकेगा, माल कम बिकेगा तब भी मुनाफा कम होगा।
और अगर रेट कम करना पड़ा तब भी मुनाफा कम होगा। दोनों केस में भारत से माल भेजने वालों का ही नुकसान होगा। इसलिए मची है तौबा। सोचिए कि भारत से एक शर्ट जाती है अमेरिका और भारत का एक्सपोर्टर बेचता है $10 की। अब अमेरिका में जो खरीद रहा है उस शर्ट को, अब वो 50% यानी $5 उस पर टैरिफ देगा तो उसको पड़ेगी $15 की। वैसी ही शर्ट समझ लीजिए कोई बेच रहा है वियतनाम से, वो भी $10 की बेच रहा है, उस पर लगेगा टैरिफ 20% का, तो वो पड़ेगी अमेरिका में $12 की। तो भारत वाली कोई क्यों लेगा? अब या तो भारत का कारोबारी जो है वो शर्ट के दाम घटाए, या वो मुकाबला करे वियतनाम की शर्ट का। दाम घटाएगा तब भी नुकसान में रहेगा, नहीं घटाएगा तो शर्ट बिकना मुश्किल है वहां, यानी तब भी नुकसान में रहेगा। अब आप कहोगे तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान हो सकता है जो अमेरिका में अपना माल बेचते हैं? बाकी पब्लिक क्यों परेशान है? वो इसलिए क्योंकि सब कुछ एक चेन की तरह होता है भाई। कई लोगों पर डायरेक्ट असर पड़ता है, कई लोगों पर इनडायरेक्ट असर पड़ता है। एक तो वो लोग हैं जो उन उद्योगों से जुड़े हैं जो अमेरिका में अपना माल भेजते हैं, जैसे कपड़ा उद्योग। एक अनुमान है कि सूरत का 35% यानी 1/3 कपड़ा अमेरिका जाता है, यानी अमेरिका सूरत के कपड़ा कारोबार का बड़ा मार्केट है। तो उन कारोबारियों को नुकसान होगा तो उनके यहां काम करने वालों पर भी असर पड़ेगा। सूरत में ही हीरा कारोबारी भी बहुत हैं, उनका माल भी अगर अमेरिका में महंगा हो जाएगा तो उनको भी नुकसान होगा। और सूरत ही नहीं, बाकी भी देश में कई कपड़ा व्यापारी हैं, गहनों के व्यापारी हैं जो अमेरिका अपना माल भेजते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के पुर्जे बनाने वाली भारत की बहुत सी फैक्ट्रियों से माल अमेरिका में जाता है, उनका माल कम बिकेगा तो उनके यहाँ भी रोजगार पर असर पड़ सकता है। फिर चमड़े के सामान के एक्सपोर्टर भी काफ़ी माल अमेरिका भेजते हैं, उनके भी कारोबार और मुनाफे पर खतरा है। यानी कपड़ा, गहने, चमड़ा, गाड़ियों के पुर्जे वगैरह तो ऐसे उद्योग हैं जिन पर अभी सीधा असर होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ा खतरा दवा बनाने वाली कंपनियों पर भी था, लेकिन अभी टैरिफ से ट्रंप सरकार ने दवाओं को बाहर रखा है, क्योंकि भारत से आने वाली दवाएं वो अपनी जनता के लिए महंगी नहीं कर रहे हैं। स्मार्टफोन पर भी नहीं लगाया अभी टैरिफ, अभी नहीं लगाया। यहां जो आईफोन बन रहे हैं भारत में वो वहां महंगे नहीं होंगे। तो देख रहे हैं ना आप, देश जब अपनी जनता और अपनी कंपनियों को बचाने की बात आती है तो उनको कैसे बचा लेते हैं। भारत में बना आईफोन महंगा हो जाता तो एप्पल को भी नुकसान होता ना। एप्पल अमेरिका की कंपनी है, तो भारत में बने स्मार्टफोन पर अभी नहीं लगाया टैरिफ। लेकिन जिन चीजों को महंगा करने से भारत के कारोबारियों को नुकसान होगा और अमेरिका वाले कहीं और से ले लेंगे, उन पर टैरिफ लगा दिया। यानी मोल भाव कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन वो अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं और भारत अपनी शर्तों पर करना चाहता है। लेकिन मार सिर्फ उन लोगों को नहीं पड़ सकती जो अमेरिका से कारोबार करते हैं या ऐसे उद्योगों में काम करते हैं। एक बड़ा खतरा जो है ना वो है डॉलर की कीमत का। डॉलर सस्ता या महंगा कैसे होता है? कैसे होता है? कोई भी चीज सस्ती या महंगी कैसे होती है? जब किसी चीज की कमी हो जाती है, महंगी हो जाती है, इतना तो आप जानते ही हो। कोई सामान ज्यादा आ जाता है बाजार में, वो सस्ता मिलने लगता है। तो ऐसे ही समझ लो डॉलर का हिसाब किताब है। भारत से सामान जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका वाले उसकी पेमेंट कैसे करते हैं? रुपए थोड़ी देते हैं, वो देते हैं डॉलर। वो डॉलर देते हैं, माल लेते हैं। अब अगर अमेरिका में भारत का माल कम जाएगा तो अमेरिका से डॉलर आने कम हो सकते हैं। डॉलर कम आएंगे तो क्या होगा? डॉलर का रेट ज्यादा हो जाएगा, डॉलर महंगा हो सकता है। अभी 85 से बढ़कर 87 के पार तो हो ही गया, ये और महंगा हो सकता है। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हम जो बाहर से माल खरीदते हैं, हम जब बाहर से माल खरीदते हैं किसी भी देश से, तो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। यानी हमें वो डॉलर महंगे मिलेंगे तो हमें भी बाहर से आ रहा सामान महंगा पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी चीजें हम बाहर से लेते हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में आप रोज सुनते हैं वो है कच्चा तेल। अमेरिका कह रहा है रूस से मत लो, कहीं और से लो, कहीं और से लो तो डॉलर में पेमेंट करो, डॉलर में पेमेंट करो। और इस टैरिफ के चक्कर में डॉलर होता जा रहा है महंगा, यानी कच्चा तेल भी महंगा मिले हमें। और बाहर से जो भी सामान और भी हम मंगाएं, या भारत की फैक्ट्रियों में जो सामान बाहर का लगता है, कई चीजें बनती हैं जिसमें बाहर का सामान लग के लगाते हैं, वो सब महंगा हो सकता है। वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी क्योंकि डॉलर ही महंगा हो सकता है। तो क्या समझे, टैरिफ से महंगाई कहां जा सकती है? कहां आ सकती है महंगाई? अमेरिका में आएगी या भारत में आएगी? रोजगार पर असर कहां पड़ सकता है? अमेरिका में पड़ सकता है या भारत में पड़ सकता है? जीडीपी पर असर किसकी पड़ेगा? अमेरिका की जीडीपी पर असर पड़ेगा या भारत की जीडीपी पर असर पड़ेगा? तो ये दादागिरी भले ही ट्रंप दिखा रहे हों और टेबल पर ट्रेड डील की बातचीत से पहले अपनी चाल चल रहे हों, लेकिन ये समझना तो जरूरी है ना कि यह हाय तौबा मची क्यों हुई है टैरिफ के नाम पर।
इसलिए खुद भी समझ लीजिए और समझाइए भी। ये सिर्फ उनका मसला नहीं है जो अमेरिका से कारोबार करते हैं, ये सबका मसला है। ये सबके लिए जानना जरूरी है। 100 बात की एक बात। उधर खेल मंत्रालय ने साफ कर दिया कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाएगा। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन करते हुए भारत में क्रिकेट से जुड़े फैसले लेने वाले बोर्ड बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया। खेल मंत्रालय ने दलील दी कि खेलों से जुड़े जो भी संस्थान सरकार से आर्थिक मदद नहीं लेते, उन्हें आरटीआई के दायरे में नहीं रखा जा सकता। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारतीय बॉक्सिंग महासंघ के निर्देशक अरुण मलिक पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। लवलीना के मुताबिक 8 जुलाई को हुई एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान उनके साथ भेदभाव किया गया था। उनकी शिकायत के बाद भारतीय ओलंपिक संघ ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू होने की संभावना ने बाजार के सेंटिमेंट को ऊपर उठा दिया और शेयर बाजार ने आखिरी घंटे में वापसी की। सेंसेक्स 79 अंक चढ़ा तो निफ्टी उछलकर 24,596 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 35,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी मीडिया, आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि रियल्टी और एनर्जी इंडेक्स गिरकर बंद हुए। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए चुनावों में फर्जी वोटिंग करवाए जाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 5 तरीकों के जरिए चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज की प्रेजेंटेशन दी। एक एक करके कई बड़े दावे किए। कर्नाटक लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर वोटों की चोरी करने का बहुत बड़ा आरोप लगा दिया और दावा किया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी का जो मॉडल तैयार किया, उसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी चोरी को छिपाने की कोशिश में जुटा है। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर हुए चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने जांच शुरू की। उनकी टीम ने उस लोकसभा सीट में पड़ने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट को खंगाला। उसी वोटर लिस्ट को स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि वहां के 6.5 लाख वोटों में 1 लाख वोटों की चोरी हुई। उनके मुताबिक वहां गलत पते का इस्तेमाल करके वोटर बनाए गए या फिर एक ही पते पर बहुत सारे वोटर और डुप्लीकेट वोटर तैयार किए गए। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी नहीं करता तो कर्नाटक में कांग्रेस कम से कम 16 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती। कर्नाटक की तरह ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर देश का सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी ने बिना वक्त गंवाए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की खींच का नतीजा बताया, जबकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने की मांग कर दी और राहुल गांधी को लिखित में शिकायत करने की सलाह दी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। राहुल गांधी की 1 घंटा 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों पर शपथ पत्र मांगा। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी ने राहुल गांधी के सभी आरोपों पर पलटवार किया। ये राहुल गांधी की खींच है, उनका गुस्सा है। बीजेपी ने सवाल किया कि अगर वोटिंग में गड़बड़ी हुई थी तो कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? आप कैसे लीडर हैं जो आपने अपने ही पार्टी के सदस्यों को ये तक नहीं गाइड किया कि जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप तुरंत कोर्ट जाइए। इस पूरे विवाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को मिलने के लिए बुला लिया।